बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रेंड्स फिजिक्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 के पास्ट पेपर एमसीक्यूज करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके इम्तिहानात की उम्दा तैयारी के लिए हैं। ये लेक्चर पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अपने लेक्चर नोट्स बनाएं, चीज़ों को अंडरलाइन करें और अपने कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के पास्ट पेपर एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। मैं इंतहाई कम टाइम में एमसीक्यूज के जरिए आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज की जानिब। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, बट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। तो यहाँ पर जो एरोस लगे हुए हैं ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। सो हम देख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि जो एक्सेलरेशन है ये चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, एज वेल एज डायरेक्शन वाइज भी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज होती है। सो यहाँ पर आंसर आएगा डेल्टा ऑप्शन, वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसकी जो वेव बन रही है वो साइन वेव बन रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑसिलेटिंग बॉडी ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है जो ऑसिलेट कर रहा है। अब हमने ये बताना है कि एक वाइब्रेशन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ई और ई डैश ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एम मीन पोजीशन है, ए जो है वो एम्पलीट्यूड है। अब एक वाइब्रेशन का मतलब होता है कि बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाए, एक्सट्रीम से मीन, मीन से अदर एक्सट्रीम और अदर एक्सट्रीम से मीन। अब ये जो एक वाइब्रेशन है ये 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है। तो हर हिस्से में ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो कंप्लीट वाइब्रेशन में ये 4a हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इन वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू 4a। इसी तरह आपको ट्रिकी एमसीक्यूज के तौर पर यह भी पूछा जा सकता है कि आप डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगी। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सो डिस्टेंस इन वन वाइब्रेशन जो है वो 4a के इक्वल होगा। बीटा इज द राइट ऑप्शन। वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स इन वन कंप्लीट साइकिल ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, सेम वही चीज है। अभी मैं आपको बताकर गया हूं कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन के अंदर, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो 0 होती है। तो यही वजह है कि वर्क डन जो है वो 0 होगा। रिस्टोरिंग फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगी ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यही वजह है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। So their product will always be unity 1. So right option will be the alpha option. A particle takes 0.2 second to complete one revolution. Its frequency is. Dear student, इस MCQ को पिछले MCQ के साथ लिंक करें। यहाँ पे टाइम और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो चेक किया गया है। आपको पता है कि टाइम और जो फ्रीक्वेंसी है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो मालूम करनी है। टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड दिया गया है। तो जब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आंसर आ जाएगा 5 हर्ट्ज। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। इफ एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है इसके दो फार्मूले हैं, 2π/t। ये फार्मूला तब लगाना है जब टाइम पीरियड हो, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf ये फार्मूला तब इस्तेमाल करना है जब आपको फ्रीक्वेंसी दी गई हो। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी का पूछा गया है तो उसके हिसाब से आंसर बन जाएगा अल्फा ओमेगा इज इक्वल टू 2πf।
SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट आर। डियर स्टूडेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये बहुत दफा आया भी है और आप देखेंगे कि इन पास्ट पेपर्स के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट को लेके कितने ज्यादा एमसीक्यू हैं। तो ये देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला होता है K इज इक्वल टू F ओवर एक्स। सो यूजिंग SI यूनिट्स तो K आ गया जी न्यूटन पर मीटर के इक्वल। तो स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन हैज सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू है, इसको लिख लें। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। इफ F इज इक्वल टू 0.08 न्यूटन एंड X इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो आपने जी K की वैल्यू बतानी है स्प्रिंग कांस्टेंट की। वंस अगेन डियर स्टूडेंट, आपका फार्मूला रिवाइज हुआ है, तो अब फार्मूला क्या होगा K का, तो अभी हम पढ़ के गए हैं कि K इज इक्वल टू F ओवर एक्स। पुट करें वैल्यूज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है X की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी गई है, इसको आप SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें और सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। 10 centimeter extension is produced in a spring due to a force of 20 Newton. The spring constant is. तो देखें डियर स्टूडेंट, वंस अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला लगेगा। आपको एक्सटेंशन सेंटीमीटर में दी गई है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट आर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, वंस अगेन यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। ये आपके सामने फार्मूला है, SI यूनिट इस्तेमाल करें तो फोर्स आपके सामने होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि x जो है ये मीटर्स में लिया जाता है। ऑन सॉल्विंग हमारे पास डायमेंशन आ गई mt-2। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आपने इसको नोट करना है, ये इंतहाई अहम MCQ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बीटा ऑप्शन। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। इंतहाई अहम MCQ है और बहुत से बच्चे इसको गलत करते हैं। अब आज आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, ये एंट्री टेस्ट के अंदर भी आ सकता है और FSC में भी आ सकता है। इससे रेलेवेंट कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड के अंदर, तो ध्यान से आपने इसका सोल्यूशन देखना है। ये देखिए, आपके पास जी एक स्प्रिंग है K, जिसके अंदर एक्सटेंशन X प्रोड्यूस हो रही है। जब आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो हर पार्ट की जो एक्सटेंशन है वो 3 गुना कम हो जाएगी, x/3 x/3 x/3। अब हमें पता है कि K जो होता है ये F ओवर X होता है। अब K डैश जो है ये हो जाएगा F ओवर x/3, क्योंकि आपने स्प्रिंग को कट कर दिया तो उससे उसकी एक्सटेंशन रिड्यूस हुई। अब ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो K डैश इक्वल टू 3 टाइम्स F ओवर X। अब जो F ओवर X है ये तो K के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है K डैश, ये 3 गुना बढ़ गया। तो ये देखिए, नाउ न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी 3K। अब मैं आपको एक जनरल असूल बता रहा हूँ, शॉर्टकट असूल। वो शॉर्टकट असूल ये है कि फॉर n पार्ट्स मींस कोई इंटीजर हो सकता है, वो कह सकता है 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 10 पार्ट्स। फॉर n पार्ट्स द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी nk। वो नंबर आपने साथ लगा देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने पहले कहा आ सकती है, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आ सकती है और MCQs तो आपके सामने है ही है। तो अब देखिए जी, 3 इक्वल पार्ट्स के लिए नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बन जाएगा, 3K। बीटा इज द राइट ऑप्शन। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ सेम स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड लेंथ आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ सिंगल लॉन्ग स्प्रिंग। नाउ द स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी। डियर स्टूडेंट, वंस अगेन इस चीज़ का भी बुक में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये कंसेप्चुअल नॉलेज है और ये इंपॉर्टेंट है, ये E-CAT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, नस्ट वो स्टूडेंट जिन्होंने नस्ट का एग्जाम देना होता है, जीकी का, प्यास का, यूईटी का, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अहम है। अब ये देखिए, अब हमने इसको समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जी आपके पास 2 स्प्रिंग हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, आप देख सकते हैं अलग अलग। हमने इन दोनों को जोड़ के एक सिंगल जो है वो स्प्रिंग बना दिया है। अब जब भी स्प्रिंग सीरीज में लगेंगे, ये देखिए ये सीरीज कनेक्शन है क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्शन है, आप देख सकते हैं। जब भी आपके पास स्प्रिंग सीरीज में लगेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया, आप देख सकते हैं। When spring are joined in series, then new spring constant becomes smaller than individual. अब सीरीज के लिए ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट का के इक्विवेलेंट है। इसका फार्मूला है कि ऊपर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे आपने दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देना है। अब हमें चूंकि सेम दिए गए हैं कि K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K, सो आपके पास जब आपने इसको सॉल्व किया आंसर आ गया K/2। इट मीन्स कि जब आप 2 स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट जो है अब K/2 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन।
इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए तो पैरेलल में आपने सिंपल स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड अप कर देना है। अगर k और k को आप पैरेलल में लगाओगे तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा। ठीक है, ये बात भूलनी नहीं है आपने। इफ अ स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स द न्यू टाइम पीरियड विल बी। अब यहां पर देखिए कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कंसेप्ट है, इसके साथ साथ टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम जो है इस्तेमाल किया गया है, तो दो चीजों को इकट्ठा जोड़ दिया गया है। अब पहला कंसेप्ट कि अगर आपने स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया है तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, जरा आप खुद सोच के बताएं। तो हमें पता है कि जब हम एक स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो अब नया स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा 4k। अब इक्वेशन 1 जो है ये जनरल फॉर्म है टाइम पीरियड की स्प्रिंग मास सिस्टम की। अब टी डैश के लिए 2 पाई अंडर रूट m ओवर k डैश आ गया। k डैश की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा जी 4k। टी डैश की आप वैल्यू देख सकते हैं कि ये है 2 पाई अंडर रूट m ओवर 4k। इसको आप सॉल्व कर लें, 1/2 को आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। अब जो 2 पाई अंडर रूट m ओवर k है ये आपको पता है जी इक्वेशन 1 के मुताबिक ये t के इक्वल है, तो नया जो टाइम पीरियड होगा वो t/2 हो जाएगा। इट मींस टाइम पीरियड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। When a particle is moving along a circular path, its projection along the diameter execute। Dear student, इंतहाई अहम MCQ है। अब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए जब भी एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, ये आप इस रेड पॉइंट को जरा गौर से देखें। जो रेड पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, जबकि जो ब्लू पॉइंट है ये एक लाइन के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों पॉइंट्स एक थ्रेड के साथ हमने जोड़े हुए हैं। तो ये जो नीला पॉइंट है आप देख सकते हैं ये इस रेड पॉइंट की प्रोजेक्शन है। जब भी एक पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए ये आपके सामने एक पॉइंट है रेड कलर का जो कि सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए शर्त होती है कि उस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगी ही होगी। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। The phase theta is equal to omega t angle of a body performing simple harmonic motion indicates। तो डियर स्टूडेंट्स ये इंतहाई अहम जो है MCQ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फेज की कि फेज टेल अस द डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस हिसाब से इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली। बोथ A एंड B डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड भी बताता है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बताता है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज v एट मीन पोजीशन। If its amplitude is doubled, then velocity at mean position will be। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला है velocity at mean position x इक्वल टू 0। ये होता है जी आपके पास v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। सो आप देख सकते हैं कि velocity का जो है एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। When amplitude becomes double, velocity becomes double, so 2v will be the answer। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ली है ये राइट ऑप्शन होगा। For a particle in simple harmonic motion having amplitude x naught, the speed of particle is 1/2 of its maximum speed when displacement from mean position is। Dear students सबसे पहले जरा इस सवाल को जरा समझ लें ये है क्या। इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि जी एक ऑब्जेक्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है किसी एम्पलीट्यूड x नॉट के साथ। आपने वो पॉइंट बताना है कि जिस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ होगी। मिसाल के तौर पर अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो आपने वो इंस्टेंट बताना है कि जब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो ये होता है v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू v नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब जो x है ये है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जबकि x नॉट जो है ये है एम्पलीट्यूड। अब गिवन कंडीशन में आपको बता चुका हूं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है जी मैक्सिमम का हाफ v नॉट बाय 2। तो आप वैल्यूज पुट करें। जब वैल्यूज पुट की आपने सॉल्व किया तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1/4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं।
अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें और इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/4। एक्स नॉट स्क्वेयर को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आप देख सकते हैं, अंडर रूट ले लें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3/2 एक्स नॉट। तो ये वो इंस्टेंट है कि जिस इंस्टेंट पर एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ होगी। सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। A simple pendulum 50 centimeter long, its frequency of vibration at place where g is equal to 9.8 meter per second square। Dear student, ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, अगर आप थोड़ा सा जरा तवज्जो फरमाए गौर करें। ये आपके सामने जी एक सिंपल पेंडुलम है, ये आपको सारा बताया गया जी, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर उसकी लेंथ शो की गई है। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपके सामने है, f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट g/l। अब लेंथ सेंटीमीटर में दी गई थी, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करें, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो जी आपका आंसर आ जाएगा 0.70 हर्ट्ज, जो कि अल्फा ऑप्शन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ पे आपसे 2-3 बातें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहली बात ये है कि सेकंड पेंडुलम बाय डिफॉल्ट एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो इसीलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1/t, तो ये बन जाएगी 0.5 हर्ट्ज। अब यहाँ पर 2 एमसीक्यूज देखें, एक टाइम पीरियड मैंने बता दिया 2 सेकंड्स, एक हमने फ्रीक्वेंसी याद रखनी है जो कि है 0.5 हर्ट्ज। अब जो तीसरा एमसीक्यू है वो है जी इसकी लेंथ के, सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ है ये होती है 0.994 मीटर। आपने इन 3 वैल्यूज को हमेशा याद रखना है। सेकंड पेंडुलम का टाइम 2 सेकंड, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज और लेंथ 0.994 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेट 1 मीटर भी है। अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो हम देख सकते हैं कि बीटा इज द राइट ऑप्शन। इफ mass of pendulum is doubled then its time period will be, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला आपके सामने है, t is equal to 2 pi under root l over g। अब आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले में कहीं भी मास नहीं है। Here time period is independent of mass, so by increasing decreasing mass time period will remain same, so right option will be the delta option। If the time period of simple pendulum is doubled its amplitude becomes, तो डियर स्टूडेंट वंस अगेन देखिए जी, आपके सामने टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर एम्पलीट्यूड भी नहीं आ रहा, इट मींस कि टाइम पीरियड जो है ये एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीजेस 4 टाइम्स देन टाइम पीरियड, अब देखें वही चीज है, यहाँ पर एक नए अंदाज से पूछी गई है, तो सेम वही कंसेप्ट है कि भाई एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं है, टाइम पीरियड जो है वो हमेशा सेम रहेगा। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अब देख लें, ये पास्ट पेपर एमसीक्यूज हैं। एक साल में उसने एम्पलीट्यूड को जो है बढ़ाया, दूसरे में उसने मैस को बढ़ाया और तीसरे में उसने टाइम का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन पूछा है। तो डियर स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट सेम है, बस सिर्फ एग्जामिनर क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, थोड़ी सी ऑप्शंस को वेरी कर देते हैं। बाकी मेन कंसेप्ट वही हैं जो आपने पढ़े हुए हैं और जिनकी आपने प्रैक्टिस की हुई है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम एट, बहुत ही मजे का एमसीक्यू है। ये देखिए जरा, ये आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम की जो है हमने एक डायग्राम जो है शो की हुई है। अब गौर से देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये मैस है, इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा डाउनवर्ड है। इस mg cos थीटा को यहाँ पे जो काउंटर कर रहा है वो है टेंशन। इट मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टेंशन इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा, सो t इज इक्वल टू mg cos थीटा एट मीन पोजीशन। जब ये पेंडुलम का बॉब जो है ये मीन पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पर जो एंगल है ये 0 डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री एंगल होगा मीन पोजीशन के ऊपर। वैल्यूज पुट करें तो आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू mg, इट मींस टेंशन आ गई मैक्सिमम। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सट्रीम पे टेंशन आ जाएगी 0 जो कि मिनिमम। सो ये एमसीक्यूज आपको ऐसे भी आ सकता है जी, मैक्सिमम टेंशन बताएं तो आपने कहना है मीन पोजीशन, मिनिमम टेंशन बताएं तो आपने कहना है जी एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन पूछी गई है, तो जनाब अल्फा इज द राइट ऑप्शन। Mass attached to spring is pulled slowly from mean position to x naught, then work done will be। ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, आपने स्लोली इसको पुल किया है। जब आपने पुल किया तो आपने फोर्स भी अप्लाई की है और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो इख्तियार की है। जब फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क होगा। अब ये देखिए,
वर्क यहाँ पे है एफ एवरेज इंटू डी। अब सवाल ये है कि यहाँ पर एफ एवरेज क्यों ली गई? तो एफ एवरेज इसलिए ली गई कि यहाँ पे इनिशियली फोर्स 0 है और जब आप उसको किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए हैं तो वहां पर फोर्स नॉन जीरो है, जबकि फोर्स की वैल्यू होती है के एक्स नॉट। अब यहाँ पर एफ एवरेज आ गया f/2, जबकि f के एक्स नॉट के इक्वल है। d आपके पास ऑलरेडी एक्स नॉट है जो कि एम्पलीट्यूड होता है। पुटिंग वैल्यूज तो आपके पास वर्क डन बन गया 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये जो वर्क है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी और वर्क जो है इन दोनों की वैल्यूज जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। A spring is compressed 2 meter by an average force of 2 Newton. Energy stored in the spring is। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी हम एनर्जी का फार्मूला पढ़ के गए हैं जो कि 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर होता है। एक्स नॉट हमें दिया हुआ है 2 मीटर, लेकिन हमें यहाँ पर के की वैल्यू नहीं दी गई। यहाँ पर ये एक छोटा सा ट्रिक है। अब के की वैल्यू हमें पता है ये होती है f/x नॉट। तो के की वैल्यू आप सॉल्व कर लें तो के की वैल्यू आ जाएगी 1 न्यूटन पर मीटर। पुटिंग वैल्यूज तो डियर स्टूडेंट एनर्जी आ गई आपके पास 2 जूल जो कि बीटा ऑप्शन है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। मैं ये चीज शॉर्ट क्वेश्चन में अपने स्टूडेंट्स को जरूर देता हूँ ताकि मैं पता चला सकूं कि उनके कंसेप्ट जो हैं वो बेहतर हुए हैं या नहीं हुए। तो ये चीज़ आपने रेडी रखना है। ये चीज़ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है बोर्ड के अंदर। तो मैंने डिटेल सोल्यूशन किया हुआ है, आपने सोल्यूशन को नोट डाउन करना है और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह हल कर दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनर्जी की डायग्राम आ गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये जो ऊपर वाली लाइन नजर आ रही है ये टोटल एनर्जी है, ये जो डॉटेड लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी की लाइन है। अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इस पॉइंट को जरा गौर से देखें जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये वो पॉइंट्स हैं कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। अब मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करना है तो ये देखें, हमने कहा जी पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस। अब जो पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसी तरह इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब पुटिंग वैल्यूज इन दोनों को इक्वल रख लें तो ये देखिए जनाब आपके सामने 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को आप उठा के इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। के से के को कैंसिल कर दें, इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2। टेकिंग अंडर रूट तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर अंडर रूट 2। तो ये भाई वो इंस्टेंट है कि जिस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तब इक्वल होंगी जब बॉडी जो है एम्पलीट्यूड के हाफ में होगा। डियर स्टूडेंट, इट इज इनकरेक्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर मोशन जैसी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर बीटा कभी भी नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये एक और तरह की मोशन है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर बीटा नहीं आया जबकि इसका आंसर चार्ली बन रहा है। और ये जो चार्ली ऑप्शन है ये 2-3 तरह से और पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जी आप वो इंस्टेंट बताएं, तो वो इंस्टेंट होगी जब बॉडी एम्पलीट्यूड के 70% पे पहुंचेगा। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ ऐसे भी आ सकती है। और इसमें वेरिएशन ये आ सकती है कि एक्स नॉट की बजाय आपको ए दिया हो, कैपिटल ए भी एम्पलीट्यूड के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये था जी इस सारे सवाल का कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सवाल को समझा होगा। अब देखिए जी राइट ऑप्शन कौन सी बनेगी, तो राइट ऑप्शन होगी चार्ली ऑप्शन। द एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजिशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी एक बॉडी जो है वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी में। इसी तरह जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, ये आप देख सकते हैं। अब हमें पूछा गया है जी कि आपने बताना है मीन टू एक्सट्रीम, तो देखिए जी मीन टू एक्सट्रीम जो है वो काइनेटिक टू पोटेंशियल होगा। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज गिवन बाय। तो डियर स्टूडेंट इंतहाई अहम एमसीक्यू है, अभी हम पीछे सॉल्व भी करके गए हैं। फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन x इज यूज्ड इन इक्वेशन।
सो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 kx²। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला आपके सामने है। इस तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है जी ओमेगा √x02 - x²। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, मीन पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब देखिए मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो ये आपने एक टेबल याद रखना है। इस टेबल से आप देख सकते हैं जी आपके कम से कम 8 MCQ सॉल्व होते हैं। तो देखिए जी आपके पास जो मीन पोजीशन है उसके ऊपर जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा बीटा ऑप्शन के पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। What is kinetic energy of body executing simple harmonic motion when displacement from mean position is half of its amplitude? डी स्टूडेंट, ये इंतहाई अहम MCQ है और वंस अगेन ये शॉर्ट में भी आ सकता है। सबसे पहले सवाल समझ लें। सवाल ये है कि जनाब आपने ये बताना है कि जब एक बॉडी अपने एम्पलीट्यूड के हाफ पे पहुंचेगी, मिसाल के तौर पर अगर उसका एम्पलीट्यूड 10 मीटर है तो जब वो 5 मीटर पे पहुंचती है तो आपने ये बताना है उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी टोटल एनर्जी के मुकाबले में। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला आपके सामने है। गिवन कंडीशन आपको दी गई है कि जब बॉडी एम्पलीट्यूड के हाफ में है तो x = x0/2। टोटल एनर्जी अभी हम पढ़ चुके हैं पहले 1/2 kx02 के इक्वल होती है। इस इक्वेशन को याद रखिएगा। अब ये देखें, अब उसने कहा है जनाब के एम्पलीट्यूड के हाफ, तो जहां पे x आया है वहां पे आप x0/2 पुट करें इस इक्वेशन के अंदर। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके सामने इक्वेशन आ गई। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा काइनेटिक एनर्जी डैश = 3 kx02/8। अब यहां तक आपने जरा देखना है। अब यहां से आप 3/4 कॉमन ले लें। 3/4 कॉमन इसलिए लिया ताकि अंदर 1/2 kx02 बन जाए, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हमने रिलेशन बनाना था इसलिए हमने इस तरह से उसको कॉमन लिया। अब हमें पता है जी कि जो टोटल एनर्जी है तो 1/2 kx02 के इक्वल है। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आ गई, वो आ गई 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बॉडी अपने एम्पलीट्यूड के हाफ पे पहुंचेगी तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 3/4 होगी। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जब बॉडी अपने एम्पलीट्यूड के हाफ में होता है तो उस टाइम बॉडी के पास 75% काइनेटिक एनर्जी होती है और 25% पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि x0/2 पे आप पोटेंशियल एनर्जी बताएं। तो अभी हमने देखा कि काइनेटिक 3/4 है तो पोटेंशियल 1/4 हो जाएगी। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से डेल्टा बनेगा 3/4। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता तो फिर बीटा बन जाता। लाउडर द साउंड द ग्रेटर विल बी इट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये जरा तवज्जो फरमाइएगा। एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेफिनेटली। सो लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। अब ये देखिए एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह जो इंटेंसिटी होती है ये भी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इंटेंसिटी भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि बहुत से बच्चे इस बात को जरा गलत अंडरस्टैंड करते हैं कि जी एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होता है। नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी जो है ये डिपेंड करती है पिच ऑफ साउंड के ऊपर, जबकि लाउडनेस जो है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये टेबल आपके सामने है। इस टेबल को नोट कर लें, अपनी बुक में बना लें, इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ हुई जी, वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। व्हेन सोल्जर क्रॉसेस अ ब्रिज दे आर एडवाइज्ड टू मार्च आउट ऑफ स्टेप ड्यू टू। ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपको एक सस्पेंशन ब्रिज हिलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर रेजोनेंस प्रोड्यूस हुई है। तो जब सोल्जर्स मार्च करते हुए इसके ऊपर से गुजरेंगे तो उनका जो रिथमेटिक मार्च है वो इसके अंदर माइट सेटअप सच ऑसिलेशंस के जिससे रेजोनेंस पैदा हो जाए और ब्रिज टूट सकता है। तो इसीलिए हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाईजान आप यहाँ पे अपने स्टेप्स तोड़ के चले। ये देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से एक सस्पेंशन ब्रिज जो है ये रेजोनेट कर रहा है।
अब इसको जरा अच्छा समझाने के लिए ये देखिए, ये मैंने एक ग्लास की एग्जांपल, ये देखें आप, ग्लास ऑसिलेट कर रहा था, ये देखिए रेजोनेंस हुई तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया और ग्लास टूट गया। तो रेजोनेंस भाई कुछ जगहों पर यूजफुल भी है और कुछ जगहों पर इसका नुकसान भी है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। रेजोनेंस की वजह से हम उन्हें मना करते हैं। ये कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल मार्चिंग ऑन अ सस्पेंशन ब्रिज। तो आपने सिंपल ये कहना है भाई, देयर अरिथमेटिक मार्च माइट सेट अप ऑसिलेशंस ऑफ सच एम्पलीट्यूड दैट रेजोनेंस कैन प्रोड्यूस व्हिच कैन डिमोलिश और ब्रेक द ब्रिज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन माइक्रोवेव ओवन इज। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, माइक्रोवेव ओवन आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, आप उसके अंदर अपना खाना शाना गर्म करते हैं। अब माइक्रोवेव ओवन जो है ये रेजोनेंस की एग्जांपल है। अब यहाँ से 3 से 4 एमसीक्यूज हैं, वो जरा देखिएगा। माइक्रोवेव इज एन एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, बिल्कुल जी, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड। ये अगला एमसीक्यूज आ गया कि माइक्रोवेव ओवन में आप कौन सी वेव इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी है 2450 मेगाहर्ट्ज, जबकि वेवलेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि ये माइक्रोवेव ओवन में होता क्या है, तो उसका जवाब ये है कि फ्रीक्वेंसी मैच्ड विद वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल। तो आप माइक्रोवेव ओवन में वही चीज़ गर्म कर सकते हैं कि जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हों या फैट मॉलिक्यूल्स हों, अदर देन आप कोई चीज़ इसमें गर्म नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो जो आपको एक शीशे की प्लेट मिलती है जिसके अंदर आपने चीज़ रख के गर्म करनी होती है, आप कभी गौर कीजिएगा वो गर्म नहीं होती, क्योंकि वो प्योर ग्लास है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स फैट मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जबकि आपकी जो फूड है उसके अंदर वाटर और फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब करके जो है वो आपका जो खाना है वो गर्म हो जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इज एन एग्जांपल ऑफ। तो डियर स्टूडेंट, ये भी रेजोनेंस की एप्लीकेशन है और जो रेडियो ट्यूनिंग है ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। अब ये देखिए ये होती कैसे है। ये आपके पास जनाब एक टावर है कि जिससे वेव्स जो हैं आप सेंड कर रहे हैं किसी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। ये जी आपने घर में एक रेडियो है, आप इसको ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, फॉर रेडियो ट्यूनिंग रेजोनेंस अकर व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो रेजोनेंस आती है और फिर आप रेडियो पे सुन सकते हैं कि आप सुन रहे हैं फ्रेंड्स फिजिक्स, हमारे साथ कनेक्ट रहें। तो ये देखिए यहाँ पे 100 हर्ट्ज आपके पास है, यहाँ भी 100 हर्ट्ज है, ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे भी मिसकंसेप्शन है, जब आप रेडियो को एडजस्ट कर रहे हो, ट्यून कर रहे हो, तो आप इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हो, और ये जो है टावर वाली ये फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपने भूलना नहीं है। ये एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि जब आप अपने रेडियो को ट्यून करोगे तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो, तो आपने कहना जी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। द रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमें पता है कि रेजोनेंस की द रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है रेजोनेंस की कि रेजोनेंस हमेशा तब होती है जब आपके पास अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। ये आप डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं रेजोनेंस की। सो रेजोनेंस के लिए अप्लाइड फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, amplitude becomes maximum in resonance. So alpha is the right option. The process in which energy is dissipated in oscillating system is called। तो dear student, एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर एनर्जी डेसिपेट हो, एनर्जी ज़ाया हो, उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। तो ये देखिए ये आपके सामने है कि किस तरह एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डैम्पिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, एनर्जी को डेसिपेट करवाना होता है। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। ऑसिलेशंस ऑफ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ कार इज एन एग्जांपल ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो शॉक एब्जॉर्बर है कार का, इसके अंदर जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है वो होता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। अब ये देखिए ये शॉक एब्जॉर्बर किस तरह से काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने एनर्जी को डेसिपेट करवाना होता है। तो ये देखिए कि एक स्प्रिंग इस तरह से कंप्रेस होके क्या करेगा, अपनी वो जो एनर्जी है वो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। वो लिक्विड जो है हीटअप होता है। तो इस तरह हम सिस्टम की एनर्जी को डेसिपेट करवा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इससे एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। आज हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुना होगा, अपने लेक्चर नोट्स बनाए होंगे और इस लेक्चर ने आपके कंसेप्ट्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया होगा।
अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग फ्रेंड्स फिजिक्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।